नमस्कार, मैं निखिल पांडे आपका स्वागत करता हूं सारांश एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विगत 2 वर्षों से चैनल बनाने के बाद मैंने आप लोगों से कोई बातचीत नहीं किया, कोई नया वीडियो नहीं डाला। बहुत दिनों बाद दोबारा से एक मन में इच्छा जागी कि ऑनलाइन की तरफ मूव किया जाए और ऑनलाइन से संबंधित जो परीक्षाएँ हैं, उन पे चर्चा की जाए। तो आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं CUET 2022-23 में जो परीक्षा होने वाली है। बहुत सारे बच्चे जो इस समय बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, उनके मन में एक जिज्ञासा और कौतूहल है। ऐसी परिस्थिति में हम अब तक जो भारत के विभिन्न जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जो भारत में कुल मिलाकर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में जो BA लेवल पे जो ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और हायर लेवल पे, उनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारा परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए UGC ने एक नई व्यवस्था के तहत एडमिशन लेने की प्रक्रिया को अपनाया है। ऐसी परिस्थिति में जो नंबरों का एक लंबा दौड़ भाग जारी था कि 100% नंबर होंगे तो ही अच्छा कॉलेज, अच्छा कोर्स जो हम करना चाहते हैं, हमारे जो सपने हैं, उन तक पहुंचने का रास्ता बनेगा। लेकिन अब 2022 और 23 में ये फैसला लिया जा चुका है कि ऐसे परीक्षाओं से हम बचेंगे और हम एक नई पॉलिसी के तहत काम करेंगे। इसी को अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं। आप लोग को बधाई, साधुवाद। जम के परीक्षा दीजिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि जीवन में लंबे समय तक परीक्षा देने के नाते मैं कहता हूं कि जो दुनिया में कोई चीज़ नहीं सिखा सकता, वो परीक्षाएं सिखाती हैं। तो परीक्षाओं से हमें भय नहीं होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे कॉमन एंट्रेंस हो, चाहे आगे जीवन की विविध प्रकार की परीक्षाएं। ये परीक्षाओं को भी मैं 3 स्तर पे देखता हूँ। एक व्यक्तिगत मूल्यांकन होता है, एक सामाजिक मूल्यांकन होता है और एक शैक्षिक मूल्यांकन होता है। एक अच्छे विद्यार्थी के लिए इन तीनों परीक्षाओं को केंद्र में रखना होता है। आप एक शैक्षिक जब प्रक्रिया अपनाते हैं तो वहाँ पे आपके एकेडमिक्स जो रिकॉर्ड हैं, उनको अच्छा बनाना चाहिए। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, यदि आपके नंबर अच्छे हैं, अपनी योग्यता है, वही सामाजिक जो मूल्यांकन है उसका आधार बनती है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि विद्यार्थी नंबर पे ध्यान नहीं दे, लेकिन नंबर उनके जीवन के सामाजिक पहलू को जरूर परिवर्तित करते हैं। तो ये सामाजिक पहलू आपकी सफलता में, और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि हम जीवन की परीक्षाओं में कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। गणित के सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, वो जीवन के विविध प्रश्न भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से आप जीवन को जीना चाहते हैं। तो आज इधर उधर की बातचीत हम लोगों ने कर ली। आज जो विषय है, जो बहुत तात्कालिक चर्चा में है, पिछले 15 दिनों से, जो कहिए कि पूरे माहौल को, करीब 25 लाख बच्चों के मनोविज्ञान को परेशान किया हुआ है। जिन बच्चों का सपना होता है कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ें, जहां अच्छी सुविधाएं, फीस कम, सबसे भारत के विश्व भर के जो अच्छे अध्यापक हैं उनसे मिलने और पढ़ने का मौका मिलता है। ऐसी परिस्थिति में ये परीक्षा का आयोजन जो है, परीक्षा का फॉर्म जो है UGC ने निकाल दिया। आप जानते हैं कि 2 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन कार्य प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन 1 महीने तक लगातार चलता रहेगा और ऐसा माना जा रहा है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक इसका जो है एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाएगा। अब ये CUET है क्या? दरअसल बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो है अपनी अपनी बात को कहने में यहाँ से वहाँ से, जो पिछली बार हुआ था उनकी चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जो एथेंटिक डाटा है आपके पास, वो अभी जो है UGC की साइट पे 2-4 दिन पहले ही रिलीज हुआ है। तो पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम की योग्यता क्या है, इन सभी की चर्चा। तो देखिए क्या कह रहा है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम, जो UG जिसे आप कहते हैं, प्रवेश कक्षा 12 में जो परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होता था, उसको आधार को हटा दिया गया है और आवेदन की शुरुआत जो है अप्रैल के सेकेंड डेट से शुरू हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया कि परीक्षा जुलाई में होगी। अब ये परीक्षा देखिए ऑनलाइन मोड में होगी। बहुत सारे जो बच्चे अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं,
हम सभी लोग ऑफलाइन विस्तृत प्रश्नों के उत्तर लिखने के अभ्यास में, कि हम प्रश्नों के विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देते रहे हैं। लेकिन यह जो परीक्षा का आयोजन एनटीए करेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो परीक्षा का आयोजन करेगी, ये दरअसल आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की मांग करती है। और आप जानते हैं कि यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि ये एनसीईआरटी जो 10+2 लेवल का है, वही एनसीईआरटी पूछा जाएगा, उसी से संबंधित सवाल होंगे। तो ये परीक्षा का पूरा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, कैसे इसकी तैयारी करें। दावा तो ये किया जा रहा है कि हमें कोचिंग संस्थानों की आवश्यकता नहीं होगी और हमारे सभी विद्यार्थी जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ना चाह रहे होंगे। अब आपको जानना चाहिए कि भारत में जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उच्च शिक्षा के जो संस्थान हैं, वो लगभग 4 भागों में बटे हुए हैं। जो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय स्तर के विश्वविद्यालय हैं, कुछ ड्रीम्स जो विश्वविद्यालय हैं, और एक और प्रकार की जो फाइनेंस कॉलेज हैं जो राज्य अपने उससे बनाती है। तो ओपन यूनिवर्सिटी जिसे भी हम बोल सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोल सकते हैं, जो डिग्री और शिक्षा तो देते हैं लेकिन पर्टिकुलर क्लास नहीं कराते। तो ऐसी परिस्थिति में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें पहले एडमिशन होता था नंबरों के आधार पर। आप फॉर्म भरते थे अलग अलग यूनिवर्सिटियों के, और वहाँ से जो नंबर आपको आते थे, वहाँ से फिर आपको अपने जो आप बनना चाहते हैं उससे संबंधित प्रश्नों को लेते थे, और उन में बैठ कर के अपना टेस्ट में एडमिशन लेकर के आप 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से ये जो 3 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, ये भी बंद किया जाएगा, 4 ईयर का प्रोग्राम चालू होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीयूईटी की तैयारी है, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो कहा जा रहा है कि इसके 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और इसमें 100 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 25.25 जो है करीब निगेटिव मार्किंग होगी। अब इसमें सेक्शन ए क्या है, इसमें भी सेक्शन ए में पार्ट ए पार्ट बी, इसमें एक तो 13 भाषाएं जो है हिंदी में, कुल मिलाकर के हिंदी में राजभाषा में 22 मान्यताएं दी गई हैं 22 भाषाओं की। लेकिन जो एनटीए एग्जाम ले रही है वो कुल मिलाकर के 13 भाषाओं में ले रही है। किसी भी एक भाषा का चयन करके आप भाषा की योग्यात्मक की परीक्षा दे सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, ये तो मुख्य भाषाएं हैं। जिस संकाय में जिसमें आप पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कोई विद्यार्थी बीए ऑनर्स हिंदी करना चाहता, तो उस संकाय से, उस विषय से एनसीईआरटी से आधारित पेपर आपके रखे जाएंगे। और तीसरा सेक्शन सी होगा, जिसमें गणित और तर्क शक्ति, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं, इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करें, कैसे पढ़ाई करें? तो देखिए, जो 10+2 पे अच्छे से पढ़ा हुआ है, जिसने तैयारी की है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं। अब हमें ज़रूरी ये है कि देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, यूजीसी कहते हैं, उसने अपना एक नोटिफिकेशन निकाला था, और ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में अब आपके सामने विकल्प ये है कि जो विस्तृत जानकारी निकाली गई, वो अभी यहाँ पर निकाली गई है। इस जानकारी से हमें ये पता चलता है कि कुल जो परीक्षाएं होंगी, इनके डोमेन वाइज जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। 45 क्वेश्चन टायर 2 में पूछे जाएंगे, और इन प्रश्नों के आधार पर आपको जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है वो देनी है। देखिए, सिर्फ मामला इतना भर नहीं, किसी तरह की जो भी विश्वविद्यालय में पहले एडमिशन के लिए ये जो कॉमन एंट्रेंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार का हमें भय से ग्रसित। जैसे देखिए, अभी यूपी में बहुत सारे बच्चे, आप लोग जानते हैं, अंग्रेजी का पेपर आज लीक हो गया, 25 जिलों में पेपर को कैंसिल कर दिया गया, और आप यहाँ तक जानते हैं कि 5 लाख के आसपास बच्चे परीक्षा को छोड़ रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही।
परीक्षा की व्यवस्था टाइट की गई है, क्योंकि अब नंबरों की बहुत बड़ी लड़ाई जो पहले थी, माना जा रहा है कि नंबरों के दबाव में जो क्वालिटी एजुकेशन है वो डाउन हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में विविध विद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को, है ना, अलग अलग स्तर पे ट्रेनिंग करने की कोशिश की जा रही है, बताने की कोशिश की जा रही है कि नए तरीके से कैसे किसी व्यवस्था को आप लागू करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखिए, जो CUET है, इसके कुल मिला के 3 सेगमेंट हैं, सेक्शन ए, बी और सी। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज का है और इसमें 13 लैंग्वेज की चर्चा हो रही है, और ये जिसमें भी 45 क्वेश्चन मिनिमम जो है MCQ के रहेंगे। इसमें 40 से 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें माने 50 क्वेश्चन दिए रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक तो इसमें लैंग्वेज परीक्षण है, मतलब भाषा योग्यता क्या होती है इसको जानना है, और किस किस लैंग्वेज को पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है। सेक्शन जो सेकंड रहेगा उसमें 27 डोमेन है, जिसमें कुल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, और यह 6, इसमें भी 50 में से 40 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको करना है, किसी जो है 6 सब्जेक्ट को लेके परीक्षा देनी। जो सेक्शन 3 है, देखिए उसमें इसमें 60 क्वेश्चन माने 75 क्वेश्चन रहेंगे करीब, और 60 क्वेश्चन इसमें करने हैं। इसमें जो है MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जनरल नॉलेज, जिसे जनरल नॉलेज कहते हैं, करेंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, रीजनिंग रहेगा इसमें, इस तरह से ग्रामर के कुछ पोर्शन रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके, जिस तरह आप ये मान के चलिए कि पहले UG PG लेवल पे आप एंट्रेंस देते थे, कुछ कुछ उसी तरह का पेपर इस परीक्षा में आने वाला है। तो जो आपने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट आपने 10+2 में पढ़ा है, वही आगे चल करके उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 6 डोमेन का मतलब आपको सही बात है कि जो 10+2 पे बच्चे हैं वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, है ना, मैथ, जूलॉजी, कोई बॉटनी, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स, जो भी चुन लेता है इसमें से, साइंस का होता है या तो आर्ट साइंस का होता है। मुख्य रूप से 2 भागों में 10+2 को बांटा जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप इनसे चिंतित मत होइए, अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन ये मानिए कि पिछले 2 सालों में जो लॉकडाउन के दौरान आपकी पढ़ाई कमज़ोर हुई है, उसको लेकर के एक चिंता मुझे बनी हुई है कि जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं से अच्छी तरह से नहीं रूबरू हो पाए, उनके लिए क्या कोई सही उपाय है हमारे पास? क्योंकि जब तक शिक्षक बच्चों के साथ होता है, मैं मानता हूँ कि पाठ्यक्रम की समझ बच्चों में बढ़ जाती है। वैसे तो आधुनिक समाज है, और यह आधुनिक समाज, सभी बच्चे गतिशील हैं, क्रियात्मक हैं, सकारात्मक हैं, अपनी चेतना, अपनी ऊर्जा के माध्यम से वो बहुत सारा काम करते हैं। तो हमें उनके बारे में ये नहीं सोचना है, हमें कोई भय का, आतंक का माहौल नहीं बनाना है। दरअसल हमें इस परीक्षा में एक एक चीज़ें जो 2 साल में पढ़ी हैं, एक तरह से उसका रिवीजन करना, उसकी समराइज फॉर्म में उसकी कॉपी बनाना, पढ़ना, लिखना। देखिए भाषा के मुख्यतः 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले के कौशल बाद के कौशलों से अच्छे माने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी लोग ये मान के चलिए कि जो परीक्षा आपने पास करनी है, वो परीक्षा कोई अतरंगी नहीं। NTA ले रही है। NTA एक बड़ी संस्था है जो रिसर्च से लेकर के सभी विषयों का एक लंबा अनुभव है उनके पास। 2018 में पहली बार UGC नेट को कंडक्ट कराने के लिए NTA को लाया गया। ऐसी परिस्थिति में जो तथ्य है, तथ्यों को ध्यान में रखना ही ऑब्जेक्टिविटी। दरअसल अभी तक स्कूलों में मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं, तो अटल जी की सरकार बनने वाली थी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, मन की व्यथा आज पलकों में ठिठकी, रार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए उनका कोई अंत नहीं है। सही चीज़ को सीखना, पढ़ना, तैयार करना,
और देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया है ना, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी, चाहे मतलब जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, भारत का कोई भी विद्यार्थी हो जो उसमें पढ़ना चाहता है, उसके लिए ऐसी परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो इन परीक्षाओं के बीच में आप ये जानते हैं कि सबसे पहले तो ये कि आप तनाव मुक्त रहें, आपको किसी प्रकार का मन लगा करके बोर्ड की जो परीक्षाएं चल रही हैं उसमें सम्मिलित होइए। दरअसल काम अब नंबरों का नहीं है, आपकी क्वालिटी का है कि आप कैसी गुणवत्ता पूर्वक आप जो है चीज़ों को सीखते हैं। अभी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे हमारे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं और पहला ही चैप्टर है कार्य और ऊर्जा, और बच्चे यही नहीं बता पाते हैं कि कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको भी समझना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पढ़ते समय जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है उसको भी अपनाएं, सिर्फ उसके थ्योरी पार्ट को ना पढ़ें। अच्छा, सिलेबस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 अप्रैल को आने वाले 2-4 दिनों में आपके एक मॉक टेस्ट भी एनटीए लॉन्च करेगी। उससे प्रैक्टिस करके हमें प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वो ऑनलाइन मेथड के माध्यम से दे करके हम समझ सकते हैं। यदि आपको कुछ जानना है, सीखना है, समझना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। यह यूट्यूब चैनल पिछले 2 सालों से निष्क्रिय था और समय की कमी, आर्थिक परिस्थितियों के नाते, देखिए आप सब मेरे विद्यार्थी हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। मैं भाषा का अध्यापक हूँ, उसी में अपना शोध कार्य सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में मुझे जब भी कभी महसूस होता है तो मैं रेगुलर बेस पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बीच में आऊँ, कुछ न कुछ नई चीज़ें बताऊँ, कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले। देखिए इसमें भाषा का जो पेपर है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगली क्लास में हम लोग इसकी और थोड़ी चर्चा करेंगे, किसी एक टॉपिक का अध्ययन भी करेंगे। देखिए कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, आप देखिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हो सकता है आप लोग कुछ हमारी मदद कर पाएँ, हो सकता है मैं कुछ आपकी मदद कर पाऊँ। तो इन्हीं सब चिंतन और विषय के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे बढ़ाने का काम करें, संप्रेषित करने का काम करें। देखिए मानव जीवन जो है संप्रेषण का एक माध्यम है। आज तकनीकी युग होने के नाते संप्रेषण का आयाम बदल गया है, लेकिन संप्रेषण तो वक्ता और श्रोता के बीच की जो बातचीत है, बिना उसकी भूमिका, बिना उसकी प्रतिपुष्टि के किसी भी सूचना का आदान प्रदान हम नहीं कर सकते। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें।